नमस्कार प्यारे साथियों। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो आपकी किताब है उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। और आपके इस राजस्थान अध्ययन की आज पहली क्लास है। तो अभी तक लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद में आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का प्लेलिस्ट फोल्डर दिखेगा। उसके ऊपर क्लिक करके सारी राजस्थान अध्ययन की जितनी भी क्लासें हैं अध्याय 1 से लेकर के अंतिम तक जो होगी वो आप देख पाएंगे। लेकिन आज आपकी पहली क्लास है तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमारा अर्धवार्षिक एग्जाम तो हो गया, आप क्यों ले रहे हो। देखो बच्चों, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे आपकी क्लासें अपलोड करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने अर्धवार्षिक एग्जाम तक ही पढ़ना था, बोर्ड में आप नहीं पढ़ोगे। देखो, राजस्थान अध्ययन जो पुस्तक है इसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी जो सरकारी भर्तियाँ आएगी, सरकारी नौकरी की जितनी वैकेंसी आएगी उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आपके राजस्थान अध्ययन का जो पहला पार्ट है, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, इसकी जो आज की पहली क्लास है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्लियर आ रही होगी। तो क्लास शुरू करने से पहले आप अपनी राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसको ओपन कर लीजिए और पेन ले लीजिए और एक किताब ले लीजिए जिसके अंदर ये आप सारी चीज़ें लिख सकें। ठीक है, और उसके बाद में अपन इसको सही तरीके से देखेंगे। चलो शुरू करता हूँ मैं। पहला पार्ट है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो मैं पहले यहाँ पढ़ूंगा, फिर आपको लिखवाऊंगा और फिर समझाऊंगा। तो देखो, 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ठीक है, अब चलो इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 नोट्स एंड जी के किताब राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। लक्ष्य क्लासेज और लक्ष्मण धारा ये अपना जॉइंट अकाउंट है। नोट्स इसके ऊपर उपलब्ध होते हैं तो आपको ज़्यादा इतना लोड नहीं लेना। आपके ये चैप्टर के पार्ट है और मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाता हूँ जो चीज़ें आपको समझानी है। तो एक एक करते हुए अपन समझेंगे। सबसे पहले हाइलाइटर ले लेते हैं और इसको कर देते हैं ऑफ। देखो, 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 1900 वाला जो 1949 है, इससे पहले यहाँ पे किसी भी प्रकार की भौगोलिक इकाई यहाँ पे अपने मौजूद नहीं थी। मतलब इधर आओ, ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर हुआ ये कि इसमें क्या हुआ था कि 1949 के अंदर अपने राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। 1949 से पहले क्या हुआ, यहाँ पे राजस्थान नहीं था। यानी ये जो राजस्थान है अपना, ये पूरा जो मैप है 1949 से पहले पहले ये जो राजस्थान है इसका नाम राजस्थान नहीं था। राजस्थान नहीं था। तो आप सोचोगे कि सब क्या था, तो इसमें देखो कि भाई ये राजस्थान है, 1949 से पहले इस राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं था। तो क्या था, इधर देखो। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में, क्या 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस, 1800 ईस्वी में क्या, 1800 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। क्या किया, 1800 ईस्वी के अंदर ये जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चले। वापस इधर हो कि भाई ये जो राजस्थान है 1949 से पहले इसके लिए किसी भी प्रकार का राजस्थान नई नाम नहीं था। तो कहेंगे कि भाई क्या था, तो इसके लिए पहला ही जो अपने को प्रमाण मिलता है वो ये प्रमाण मिलता है कि इस राजस्थान के लिए एक व्यक्ति था जिसकी बात मिलती है 1800 ईस्वी की। 1800 ईस्वी में व्यक्ति कौन था, जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है, जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने ये जो संपूर्ण राजस्थान है, इस संपूर्ण राजस्थान के लिए जो नाम प्रयुक्त किया उसका नाम था राजपूताना।
राजपूताना। समझ में आया कि भाई 1949 में पहला राजस्थान को नाम राजस्थान नहीं हो, इनको अलग अलग नाम होता, यानी 1949 में वो जो राजस्थान बनियो जिसके नाम राजस्थान है वो 1949 के बाद में बनियो। क्यों? क्योंकि ई दिन संविधान लागू हो जिन्हें इनको नाम राजस्थान रखियो, लेकिन 1949 से पहला राजस्थान में अलग अलग नाम होता। तो बिंगो पहलो प्रमाण अपन मिले 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति हो अंग्रेज जके नाम है जॉर्ज थॉमस। बिन जॉर्ज थॉमस कहो कि भाई साहब वो जो को क्षेत्र है यानी वो जो को पूरा एरियो है ठेठ इतुलेन इतने तक, इनको नाम का ही है राजपूताना। तो आपका पहला प्रश्न बन गया कि राजपूताना राजस्थान को किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा। कब कहा? 1800 ईस्वी में। ये पहला क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाना चाहिए, आपकी जो मेमोरी है, आपका जो फोटो की जो गैलरी है उसके अंदर ये पूरा छप जाना चाहिए। छप गया? ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान आ किताब है कि एक किताब है जकी का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। आ जकी किताब है, आ किताब लिखी गई थी 1829 में। कौन लिखी? कर्नल जेम्स टॉड। किसने लिखा? कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस किताब के अंदर इस क्षेत्र का नाम क्या रखा? रायथान और राजस्थान। क्या नाम रखा? रायथान और राजस्थान। वापस इधर आ जाओ भाई, राजपूताना तो हो गया। अब बात करें आगे, किसकी बात करें? 1829। किसकी बात करें? 1829 में। 1829 में कौन सी किताब मिलती है? एनल्स। क्या नाम मिलता है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज। क्या नाम मिलता है? एंटीक्विटीज। क्विटीज। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम मिलता है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो किताब है, ये किताब कब लिखी जाती है? ये लिखी जाती है 1829 में। और इसको लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, ये कर्नल जेम्स टॉड एक किताब लिखता है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसके अंदर कर्नल जेम्स टॉड क्या कहता है कि ये जो क्षेत्र है इसका नाम राजपूताना नहीं है, इसका नाम है रायथान या राजस्थान। क्या नाम है? रायथान या फिर राजस्थान। ओके, इसका नाम क्या है? रायथान या फिर राजस्थान। तो भाई जॉर्ज थॉमस ने तो कहा कि भाई साहब ये राजपूताना है, लेकिन ये जो आपका कर्नल जेम्स टॉड है जिसको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, इसका उपनाम है घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा। जीके के अगर भंडार की बात करें तो राजस्थान अध्ययन जो है वो आपके जीके का भंडार है। देखो 1829 के अंदर एक व्यक्ति है कर्नल जेम्स और टॉड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टॉड। ये जो कर्नल जेम्स टॉड है राजस्थान के लिए एक किताब लिखा है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसके अंदर ये राजस्थान के लिए नाम जो प्रयोग लेता है उसका नाम है रायथान। इस पूरे एरिया को क्या कहता है? ये जो पूरा है इसको क्या कहता है? रायथान या फिर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ओके, चलो वापस आ जाओ इधर। उसके बाद में है कि स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम जो है वो राजस्थान रखा गया। क्या नाम रखा गया? राजस्थान रखा गया। तो वापस आ जाओ इधर, मैं समझा देता हूं आपको। कब की बात है? ये बात है स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को इसका जो नाम है वो राजस्थान रखा गया। राजस्थान रखा गया। देखो 3 चीजें आपको याद रखनी। पहली चीज कि भाई जो राजस्थान बना 1949 में उसका पहले नाम राजस्थान नहीं था, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। क्या नाम था? रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर ये शब्द कब प्रयोग किया गया कि भाई ये जो मैप है या जो ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान है, तो ये जो नाम प्रयुक्त हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया। लेकिन उससे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस एक व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए
राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। पहली बात याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात, जो 1829 है, इसके अंदर कर्नल जेम्स टोड एक अपनी किताब लिखता है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के लिए रायथान और राजस्थान शब्द का प्रयोग करता है। इतनी चीजें आ गई आपके समझ में। अब एक काम कीजिए, आप अपनी कॉपी के अंदर ये जो मैंने अंडरलाइन की है इन चीजों को लिख लीजिए, ठीक है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पुश कर दीजिए, रोक दीजिए, रोक करके इन चीजों को आराम से लिख लो ताकि आपके दिमाग में ये चीजें पूरी अच्छी तरीके से सेव हो जाए। उम्मीद करता हूं आपने लिख ली होगी। अगर नहीं लिखी है तो वीडियो रोक करके आप आराम से लिख लेना, ठीक है। चलो अब इतनी चीज आगे पढ़ते हैं। ओके। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्र के प्राचीनतम नाम जिनमें उल्लेख ऋग्वेद में आया है वो है मरु, धानव, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। मरु और धानव दोनों एक ही अर्थ है, उनका एक ही अर्थ है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुकांतर कहलाता है और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का अर्थ उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी, कैर या पीलू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर व आसपास के जो क्षेत्र है वो जांगल देश कहलाते हैं। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। चीज पढ़ ली किताब के अंदर, वापस आ जाओ नोट्स की तरफ। ओके। अब ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर हुआ यूं कि हमारे यहाँ पे भिन्न भिन्न नाम मिलने शुरू हो गए। क्या नाम मिलने शुरू हो गए? देखो क्या नाम मिलने शुरू हो गए कि प्राचीन साहित्य और अभिलेखों के अंदर वर्तमान जो राजस्थान है इसके अन्य नाम अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे कि भाई जो राजस्थान के जो क्षेत्र है इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों के नाम मिलते हैं? तो देखो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के जो क्षेत्रों के नाम मिलते हैं उसमें देखो मरु, धन्व, जांगल और मत्स्य और सूरसेन ये नाम मिलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र? ऋग्वेद में मरु मिलता है, धन्व मिलता है, जांगल मिलता है, मत्स्य मिलता है, सूरसेन मिलता है। ये ऋग्वेद के अंदर अपने को राजस्थान के लिए नाम मिलते हैं। जैसे ये कर्नल जेम्स टोड ने और ये आपके जॉर्ज थॉमस ने जिस तरीके से राजस्थान के लिए शब्दों का प्रयोग किया, उसी प्रकार से जो ऋग्वेद है, वेद के 4 प्रकार है, ठीक है ना, उसी प्रकार जो ऋग्वेद है उसके अंदर भी हमारे राजस्थान का नाम है वो अपने को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य और सूरसेन, ठीक है। अब ये जो मरु और धन्व दोनों जो होते हैं उसका अर्थ एक ही है। इसका प्रयोग जो है जोधपुर संभाग के लिए होता था। यानी जो मरु शब्द है इसका प्रयोग वर्तमान के लिए जोधपुर के अंदर जो मरुस्थल फैला हुआ है इसके लिए होता था। वापस आ जाओ इधर, मैं इन चीजों को क्लीन कर दूं क्योंकि ये चीज अपन पढ़ चुके। हटा देता हूं उनको मैं। ओके, पूरा मैप चला गया। हम्म। चलो ओके। अब इन चीजों के अलावा राजस्थान के साहित्यों के अंदर किस प्रकार के नाम मिलते हैं? तो जो ऋग्वेद है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के लिए कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मरु, धन्व, मरु, धन्व और जांगल और मत्स्य और सूरसेन। जांगल, मत्स्य, जांगल, मत्स्य और सूरसेन। जांगल, मत्स्य और सूरसेन, ये नाम अपने को मिलते हैं। अब इसमें से ये जो मरु जो नाम है, क्या नाम है? मरु। ये जो मरु जो नाम है ये प्रयोग होता है जो अपने वर्तमान का जोधपुर संभाग है ना इसके लिए। जोधपुर संभाग,
जोधपुर संभाग को क्या कहा जाता है, मरु कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं जोधपुर संभाग की स्थिति बात करूं तो ये अपना यहाँ पे जोधपुर है और इस जोधपुर संभाग में यहाँ तक के सारे क्षेत्र वाले आते हैं। मैं वर्तमान जिलों की बात नहीं कर रहा और जो अपने पुराने जो जिले चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा इलाका है वो जोधपुर का है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है ये पाया जाता है मरुस्थल, थार का मरुस्थल पाया जाता है जोधपुर में, आपको पता होगा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में, बीकानेर, तो ऊपर वाले इलाकों में, और मरुस्थल जो है जोधपुर संभाग में ज्यादा विस्तृत है। इसीलिए जो राजस्थान में जोधपुर संभाग है उसके लिए एक शब्द प्रयोग लिया जाता था जिसको कहते हैं मरु। क्या कहते हैं, मरु कहते हैं। वापस आ जाओ कि भाई देखो मरु और धनु दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखो, जोधपुर पहले मरु, ठीक है, मरु के बाद में मरुवार, और मरुवार के बाद में ये क्या बन गया, मारवाड़ बन गया। क्या बन गया, मारवाड़ बन गया। अब वापस इधर आओ, ये जो आपका जोधपुर है, इस जोधपुर को पहले कहा जाता था मरु। जोधपुर को शुरू शुरू में क्या कहा जाने लगा, मरु कहा जाने लगा। मरु के बाद में इसको क्या कहा जाने लगा, मरुवार कहा जाने लगा। क्या कहा जाने वाला, मरुवार। और मरुवार के बाद में अगर बात करें तो इसको किसके नाम से जाना लगा, मारवाड़। तो आप ध्यान रखना, अपन कहते हैं ना मैं तो मारवाड़ी आसा, मारवाड़ी किया बोलो थे, तो अपन मारवाड़ी यहाँ बनी। तो सबसे पहले बात करें, हुआ ये कि प्राचीन साहित्यों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के जो शब्द हैं उनके उल्लेख ऋग्वेद में अपने को देखने को मिलते हैं, जिसमें मरु है, धन्व है, जांगल है, मत्स्य है और सूर्स है। ये जो शब्द है अपने को ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं राजस्थान के लिए। तो सबसे पहले अपन ने बात की मरु की। मरु जो शब्द है ये जोधपुर संभाग के लिए उपयोग में लिया जाता है। कौन से संभाग के लिए उपयोग में लिया जाता है, जोधपुर संभाग। यानी जोधपुर संभाग के अंदर जितने भी जिले आते हैं उन सबको मरु जिले कहते हैं या मरु क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर जिले के अंदर एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार का मरुस्थल। ठीक है, और इस जोधपुर के लिए एक शब्द प्रयोग होता था मरु। मरु के बाद में ये शब्द बन गया मरुवार, और मरुवार के बाद में ये शब्द परिवर्तित होकर बन गया मारवाड़। तो ये थी पूरी स्टोरी मरु शब्द की। ठीक है, तो आप इस चीज को बढ़िया आसानी से लिख सकते हो ये हेडलाइन बनाते हुए कि प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम देखने को मिलते हैं। तो आप लिखोगे कि राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीन नाम जिनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। कौन कौन से, मरु, धनवत, जांगल और मत्स्य तथा सूरसेन। उसमें जो मरु शब्द है वो जोधपुर संभाग के लिए क्यों होता है, क्योंकि मरुस्थल है, और जोधपुर को पहले मरु, फिर मरुवार, और मरुवार के बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। इतनी चीज आपके दिमाग में सेट, बोलो सेट हो गई तो कमेंट करके बताओ सर बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर सेट है। उसके बाद में जांगल शब्द। कौन सा शब्द, जांगल शब्द। शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां पर समी, कैर और पीलू के वृक्ष होते हैं, और ये वृक्ष जो है वो है बीकानेर, नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है जांगल प्रदेश या जांगल देश। अब वापस आ जाओ मैप के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जांगल प्रदेश की, यानी जांगल क्षेत्र। मरु की तो आपने बात कर ली, अब बात करूं मैं अगर जांगल की, किसकी बात करूं, जांगल की। तो भाई जांगल किसे कहेंगे, तो जांगल का मतलब होता है कौन से वृक्ष, यानी वो क्षेत्र जहां पे कौन से पेड़ होते हैं, जहां समी, कैर और पिलू, समी, कैर और पीलू के वृक्ष की अधिकता, पीलू के वृक्ष की अधिकता वाला क्षेत्र, वाला क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र, यानी जांगल क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर समी, समी का मतलब होता है खेजड़ी, समी, कैर, पीलू के जो वृक्ष है उनकी अधिकता हो, उसको कहेंगे जांगल क्षेत्र। और वो क्षेत्र कौन से हैं, तो ये जो क्षेत्र है वो है आपके बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, बीकानेर, बीकानेर प्लस नागौर के आसपास का क्षेत्र, आस पास का क्षेत्र क्या कहलाता है, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश कहलाता। समझ में आया प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले मैंने ऊपर बात की मरु प्रदेश की,
तो मरु प्रदेश के अंदर आपने जोधपुर संभाग देख लिया। उसके बाद में अपन ने बात की जांगल प्रदेश की कि भाई जांगल प्रदेश किसे कहते हैं। तो गुरुजी जांगल प्रदेश उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे समी, कैर और पीलू के जो वृक्ष है उनकी अधिकता होती है, यानी जंगल टाइप होता है, उसे कहते हैं जांगल प्रदेश। और ऋग्वेद के अंदर जांगल प्रदेश जो है अपना वर्तमान बीकानेर और जो नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है जांगल प्रदेश। ठीक है, तो वापस आ जाओ इधर। तो आप चाहो तो इनको आराम से लिख सकते हो। उसके बाद में बात करें मत्स्य की। किसकी बात करें बच्चों? मत्स्य की, यानी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है। ये जो मत्स्य जनपद है या मत्स्य जो क्षेत्र है, इसका उल्लेख जो महाभारत है ना उसमें भी अपने को देखने को मिलता है। महाभारत के एक राज्य के रूप में हुआ है और वह जयपुर और अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। और इसकी राजधानी जो थी विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर थी। तो आ जाओ मैप के अंदर। आगे किसकी बात कर रहे हैं? मत्स्य क्षेत्र की। मत्स्य क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र था, ये मैंने क्या कहा? बीकानेर। बीकानेर, सॉरी डायरेक्ट मैं नाम ही लिख देता हूं ना। ये जो क्षेत्र है ये जांगल है, जांगल प्रदेश। और उसके बाद में अभी जिसकी अपन बात कर रहे हैं मत्स्य क्षेत्र, तो मत्स्य क्षेत्र क्यों, कौन कौन सा क्षेत्र है? मत्स्य क्षेत्र जो है वो आपका जयपुर, अलवर और भरतपुर। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं मत्स्य, मत आधा और स, मत्स्य, मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र कौन सा है? तो देखो मत्स्य क्षेत्र में अगर बात करें तो इसका जो उल्लेख है मत्स्य क्षेत्र का, इसका जो उल्लेख है वो होता है अपने महाभारत में एक राज्य के रूप में। यानी जो महाभारत क्षेत्र था, महाभारत में एक राज्य था मत्स्य क्षेत्र। महाभारत में एक राज्य था। और इसकी राजधानी बात करें, इसकी राजधानी की बात करें तो क्या थी? इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। क्या राजधानी का नाम क्या है? विराटनगर, विराटनगर। और इसके अंदर वर्तमान के जो जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर। जयपुर, अलवर और भरतपुर। वापस समझो, देखो मत्स्य क्षेत्र क्या था, यानी जो महाभारत है ना, उस महाभारत के अंदर ये जो मत्स्य वाला जो क्षेत्र है ना, वो मत्स्य वाला क्षेत्र महाभारत के टाइम में ये एक राज्य हुआ करता था। यानी जो महाभारत के इलाके थे ना उस टाइम, महाभारत के टाइम, तो उस समय ये एक राज्य हुआ करता था। और इस राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम था विराटनगर। ठीक है, और इस विराटनगर राजधानी के अंदर वर्तमान अपने राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपका आएगा जयपुर, जयपुर के पास में ही आपका अलवर, और अलवर के पास में आपका आएगा भरतपुर। ये जिले इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, उसके बाद में बात करनी है अपने को सूरसेन की। किसकी बात करनी है? सूरसेन की बात करनी है। तो मैं यही सूरसेन की बात कर लेता हूं। सूरसेन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? सूरसेन की बात करनी है। यानी जो सूरसेन क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र था? तो इधर आ जाओ। देखो भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से छटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भूभाग को सूरसेन राज्यों में सम्मिलित ही थे। और ये प्राचीन राज्य था और महाभारत में भी अपने को इसका उल्लेख देखने को मिलता है। वापस आ जाओ, मैं इसी को समझा देता हूं। ये जो क्षेत्र है कौन कौन सा क्षेत्र? भरतपुर, करौली, यहां वाला इलाका, भरतपुर, करौली और मथुरा यहाँ पे। तो इधर वाला जो इलाका है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सूरसेन। क्या कहते हैं? सूरसेन। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इतना कोई देखने वाली चीज नहीं है कि सूरसेन कौन सा इलाका था। ये भी एक प्रकार से महाभारत कालीन था। महाभारत कालीन। कौन से इलाके? तो ये हो जाएगा धौलपुर, करौली और भरतपुर। भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली
प्लस मथुरा, मथुरा के निकट, मथुरा जो अपने यूपी में चला जाएगा, मथुरा के निकट क्षेत्र। ये इतने जो थे वो राजस्थान के लिए ऋग्वेद के अंदर प्रयुक्त होने वाले नाम थे। तो समझ में आ गया। वापस देखो, ऋग्वेद के अंदर मरु, धनवत, जांगल और मत्स्य प्लस सूरसेन। मरु जोधपुर के लिए, क्यों? क्योंकि मारवाड़ था, यानी मरुस्थल था, तो मरु से मरुआर, मरु से मारवाड़। उसके बाद में जंगल, यानी समी, कैर और पीलू के वृक्ष की अधिकता के कारण इसको जंगल प्रदेश कहा जाता था। जिले कौन कौन से? बीकानेर, नागौर के आसपास के क्षेत्र। उसके बाद में मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र महाभारतकालीन एक राज्य था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। जयपुर, अलवर और भरतपुर। उसके बाद में बात करें सूरसेन की, तो सूरसेन जो है वो महाभारतकालीन ही एक क्षेत्र था और इसके अंदर भरतपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र था, और पास में मथुरा के निकट जो क्षेत्र थे वो इसके अंदर सम्मिलित होते थे। समझ में आया? ओके, इन चीज़ों को लिख लो। नहीं लिखा है तो वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिए। आगे पढ़े। ओके, देखो, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान कहा जाता है। पढ़ लिया? अब समझाऊं? ओके, चलो इधर आ जाओ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन क्षेत्रों के अलावा राजस्थान के लिए कुछ अन्य शब्द भी प्रयोग में लिए जाते हैं, जो अपन ने अभी देखे थे ना ऊपर। रायथान, रजवाड़ा, सॉरी रायथान, राजस्थान, राजपूताना, ये अपने सूरसेन, मत्स्य जनपद, ठीक है। ये सारी चीजें थी। इनके अलावा राजस्थान के अंदर कुछ भौगोलिक नाम है। भौगोलिक का मतलब है भूगोल, उसकी बनावट के आधार पर, ठीक है ना, उसके आधार पर क्या नाम है। तो उसके लिए अगर अपन बात करें तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपकी हेडलाइन है कि भौगोलिक विशेषता के आधार पर राजस्थान के लिए कौन से नाम है। तो सबसे पहले है कि माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, मैप में आ जाओ। ये जो मैप दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा और जूम करूं। ये जो मैप दिख रहा है ये माही नदी का है, यानी ये जो यहां से निकल रही है, ये वाली, ये जो है ये माही नदी है। क्या है? ये लो, मैं लिख देता हूं आपके लिए, कुछ भी कर सकता हूं। इसका नाम क्या है? माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। तो ये माही नदी क्या करती है? प्रतापगढ़ के अंदर से निकलती है। भाई मान लो ये यहां से सड़क निकल रही है, निकाल दिया आपने सड़क, और मेरा घर यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो मेरा हवा महल बना हुआ है यहाँ पे, कच्चा ही बना हुआ है भाई, ये हवा महल मेरा बना हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा घर जो है वो सड़क के किनारे पर स्थित है। और आपको पता है हम मारवाड़ी लोग हैं, तो मारवाड़ी लोग किनारे को क्या कहते हैं? ए मारी ढोणी कोठे मत बनूड़ी, क्या वे कौन कहे भी कोठे मत बनूड़ी, एकदम यो कोठे। अपने एक बात कहते हैं ना, अरे डुपा नदी के नड़ मत जा, नदी के कोठे छेटी रहे, यानी नदी के कोठे दूर रहे, यानी किनारे से दूर रहे। तो प्रतापगढ़ जो है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। बस क्या याद रखना है, प्रतापगढ़ जो है वो माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है यहाँ पे, ये किनारे पर स्थित है। समझ में आया रे? किनारे पर स्थित है इसलिए क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है ना। इधर ध्यान दो, इधर देखो कि माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है माही नदी के किनारे पर स्थित है। यानी प्रतापगढ़ के अंदर से एक माही नदी निकलती है, वो माही नदी के किनारे पर प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा स्थित है, इसी कारण उसको अपन कांठल कहते हैं। मामला सेट? ओके, बोलो गुरुजी मामला सेट है। उसके बाद देखो, 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, कौन सा क्षेत्र? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। वापस आ जाओ मैप के।
तो ये जो कांठल वाला मैटर था वो तो आपके समझ में आ गया, तो मैं इसको कर देता हूं डिलीट। डिलीट हो गया। ओके। अब हुआ ये कि जो ये नदी निकल रही है माही नदी, इसमें क्या दे रहा है, इसमें डेरा भारी है। इसमें कहोगे कि गुरुजी क्या डेरा है, तो इस डेरे के अंदर एक डेरा बहुत भारी है। यानी हुआ यूं कि ये जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, इसके बीच में 56 प्रकार के गांव है या 56 प्रकार के नदी नाले हैं। क्या है? 56 गांव है। क्या चीज है? 56 गांव है। इस तरीके से कुछ प्रतापगढ़ के अंदर है और कुछ बांसवाड़ा के अंदर, टोटल 56 गांव है। और 56 गांवों से ही कुछ नदी कुछ नाले और वो आते हैं और वो आकर के मिल जाते हैं इस माही नदी के अंदर। ठीक है। और जब ये माही नदी में आकर के मिलते हैं तो एक प्रकार का मैदान बन जाता है। क्या होता है? एक प्रकार का मैदान बन जाता है। उसी मैदान को कहा जाता है 56 का मैदान। क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। 56 का मैदान। कहाँ कहाँ? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी। माही नदी के पास 56 प्रकार के नदी नालों या 56 प्रकार के गांवों से निर्मित जो मैदान है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के पास स्थित 56 गांवों का समूह, जिसके 56 प्रकार के नदी नाले माही नदी में आकर मिलते हैं, 56 के मैदान का निर्माण करते हैं, उसे ही 56 का मैदान कहा जाता है। समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बोलो गुरुजी समझ में आ गया। तो बोलो भारत माता की जय। तो इधर देखो कि 56 गांवों के समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान कहा जाता है। भिड़ू मामला सेट। बोलो गुरुजी मामला सेट। आगे देखो, भैंसरोड से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है पठारी क्षेत्र होने के कारण ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ एक चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, किला है। वहां से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी क्षेत्र है उसको कहा जाता है ऊपर माल। कैसा माल? ऊपर माल। तो ये चीज लिख लेना आप, इस चीज को रोक के, थोड़ी देर रोक के आप लिख लेना, मैं इधर आ जाता हूं समझाने के लिए। अब इधर देखो, देखो होता क्या है कि पठारी, पहले तो मैं आपको पठार समझा देता हूँ कि पठारी क्षेत्र क्या होता है। आप कहोगे कि गुरुजी पठारी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप बता रहे हो पठारी। पठार क्या होता है? पठार का मतलब होता है ऐसी भूमि जो जमीन से, जो समतल भूमि, मान लो ये रेत है, समतल भूमि से थोड़ी ऊपर उठी हुई होती हो, लेकिन ऊपर से क्या हो, तीखी नहीं हो करके एकदम समतल हो। ऊपर से मतलब ऐसे ही हो जिसके ऊपर कृषि कार्य किया जा सकता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र नहीं हो, ऊपर उठा होना चाहिए और ऊपर से समतल होना चाहिए। सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र और ऊपर से समतल हो, उसे कहते हैं पठारी क्षेत्र। ठीक है। तो उसी प्रकार एक पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है ऊपरमाल। ये कहां से है? ये है भैंसरोडगढ़। कहां से है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ ये एक क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, उसका नाम है। इस भैंसरोडगढ़ से लेकर के कहां तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है बिजोलिया। कहां फैला हुआ है? बिजोलिया। बिजोलिया, आगे किसान आंदोलन आएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया तक। बिजोलिया तक जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है उसको कहा जाता है, आपके ऊपर उठे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ऊपर माल। क्या कहा जाता है? ऊपर माल। कैसा माल? ऊपर माल। ऊपर माल का पठार। और उसका चित्र इस तरीके से है, शायद ये जूम मैंने किया इसलिए थोड़ा ब्लर हो रहा है। ये इस तरीके का जो क्षेत्र है ऊपर उठा हुआ, जिसके ऊपर कृषि कार्य किया जाता है, यानी खेती भी की जाती है इसके ऊपर, इसको कहते हैं ऊपर माल का पठार। ओके बच्चों, तो देखो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी क्षेत्र है, जो जमीन से ऊपर उठा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऊपर माल का पठार। आगे है उदयपुर के आसपास का प्रदेश जो है वो पहाड़ियों की अधिकता के कारण है वो गिरवा है। कहाँ तक पढ़ा था आपने? 56 का मैदान पढ़ लिया था। ओके ओके ओके। यहाँ नेक्स्ट, हाँ यहाँ तक पढ़ लेते, बाद में आगे देखेंगे।
कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजुलिया तक का पहाड़ी क्षेत्र ऊपर उठे होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास के प्रदेश के अंदर जो पहाड़ियां हैं अधिक होने के कारण इसको गिरवा कहते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वांगड़ कहलाता है। कोटा और बूंदी का प्रदेश जो है वो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू व सुरू का जो प्रदेश है वो शेखावटी के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपने किताब के अंदर देख ली होगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, क्या भाई, जो उदयपुर वाला इलाका है, उदयपुर के आसपास बहुत सारी पहाड़ियां फैली हुई, उसको कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं भाई? गिरवा कहते हैं। तो और अब बताओ थाने गिरवा वो दिखे था चित्र के, देखे चित्र दिखे। इस चित्र में ये जो चीजें दिख रही है ना सर, गुरुजी माने चित्र घणो ही दिखे। देखो ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये भी पहाड़ी, ये भी पहाड़ी, ये भी पहाड़ी, यहाँ पे भी पहाड़ी और यहाँ पे भी पहाड़ी। तो ये पहाड़ियां क्या कर रही है? उदयपुर को घेर रही है। पहाड़ी जो है, यहाँ ये पहाड़ियां है, ये क्या कर रही है? उदयपुर को घेर रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? गिरवा। क्या कहेंगे रे? गिरवा कहते हैं ना, गिरवा पड़े छोरा आगो जा। उसी प्रकार क्या हुआ है कि ये जो आपका उदयपुर है, इस उदयपुर को चारों तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। मामला सेट है गुरुजी, मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख लेना वो चीज, वीडियो रोक करके। ये देखो आप यहाँ रोक करके आराम से इन चीजों को लिख लेना। आगे बढ़ते, देखो मैं चीजें धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग के अंदर सेव रहे। और अगर आप है ना, आप सोच रहे हैं कि हमारी बढ़िया अच्छी तरीके से नौकरी लग जाए, तो मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी लिख लेना। गारंटी के साथ आपके 12वीं के बाद में ये अगर काम नहीं आए ना, तो है ना फाड़ के फेंक देना, सीरियसली। इसीलिए इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया राइटिंग में संजो करके रखें, ताकि आपके ये भविष्य के अंदर काम आएगी चीजें। ठीक है ना? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इन चीजों की अभी जरूरत पड़ रही है। जब पढ़ाई की, जब 10th में थे उस समय या तो हमारे को उस तरीके का वातावरण नहीं मिला, ठीक है ना, इसलिए हम उनको पढ़ ही नहीं पाए। अब सरकारी स्कूलों में थे, कौन पढ़ाए हमारे को? ठीक है, तो वो बात है। चलो इन चीजों को आप लिख लेना। आगे देखें, जैसलमेर का जो प्राचीन क्षेत्र है या जो प्राचीन नाम है वो मांड है। ध्यान रखना, जैसलमेर वाला जो इलाका है ना उसको मांड कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है इसको बांगड़ भी कहते हैं। बागड़, ठीक है ना, बागड़, ठीक है ना, बागड़ी भाषा बोली जाती है इसलिए। और कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है इसको हाड़ौती कहा जाता है, हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो क्षेत्र है इसको अपन शेखावटी के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपनी क्लास को यहीं एंड करूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो चीजें जहां एंड किए उससे आगे पढ़ेंगे, वापस बढ़िया अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि सर आपने जो पढ़ाया है वो हमें चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई। और दूसरी बात, इस वीडियो का जो लिंक है, जो भी आपका दोस्त 10वीं क्लास में पढ़ता है उसको शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।